Welcome to JPM PG College online classes from Political Science Department, BA second year, paper second. Outline History of Western Political Thought। और आज का आपका टॉपिक है मध्यकालीन राजनीतिक विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं। मध्यकालीन राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मध्यकालीन विचारधारा के विषय में क्या बताया गया है। लिखा है, यूनानी सांस्कृतिक एवं रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात एक लंबे समय तक यूरोप में किसी नई सभ्यता और संस्कृति की नींव नहीं पड़ सकी। 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के लगभग 1000 वर्ष की अवधि को ऐतिहासिक दृष्टि से अंधकार का युग कहा जाता है या कहा गया। प्रोफेसर डनिंग एवं सेवाइन ने इस युग को अराजनीतिक युग भी बताया, क्योंकि इस युग में राजनीतिक दर्शन का सही रूप में कोई विकास नहीं हुआ। और मध्य युग की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, पश्चिमी साम्राज्य का पतन। 2 है पोप शाही का विकास। 3, राजतंत्रों का विकास। एंड लास्ट है सामंतवादी व्यवस्था का उत्थान। 1 बाय 1 करके स्टूडेंट इसे समझेंगे। सबसे पहले है पश्चिमी साम्राज्य का पतन। तो मध्य युग में पश्चिमी साम्राज्य का पतन एक विशेष घटना थी। पश्चिमी साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन के युद्ध के बाद लड़खड़ाने लगा था। जर्मन जातियों के लगातार हमलों के कारण पश्चिमी साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। दूसरी ओर चर्च ने अपनी सत्ता का विकास करना शुरू कर दिया। या दूसरे शब्दों में कहें तो पश्चिमी साम्राज्य का जितना ही पतन होता रहा उतना ही पश्चिमी चर्च का उत्थान हुआ। चर्च सत्ता को धर्म सत्ता भी कहा जाता है। इस उत्थान क्रम में रोमन चर्च की शक्ति और प्रतिष्ठा चोटी पर पहुंच गई और वह साम्राज्य की प्रमुख निर्माणक संस्था बन गई। रोमन चर्च की बढ़ती हुई शक्ति के लिए कई कारण उत्तरदायी बने, जैसे चर्च के प्रति बर्बर जातियों की श्रद्धा, ईसाई धर्म को राजाश्रय, पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना, चर्च का सर्वोच्च अधिकारी पोप की जनता के कष्टों में नागरिक सेवाएं, सहानुभूति, सेंट पीटर, सेंट पॉल, ग्रेगरी सप्तम जैसे महान संतों तथा व्यक्तियों के प्रभाव के कारण फलस्वरूप रोमन चर्च ने एक प्रमुख शक्तिशाली सत्ता के रूप में मध्य युग में अपनी स्थिति बना ली थी। नेक्स्ट है पोप शाही का विकास हुआ था। हाँ, तो मध्यकालीन जो युग था उसकी प्रमुख विशेषता थी पोप शाही का विकास। इसने न केवल धार्मिक क्षेत्र में वरन राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी शक्तियों का विकास कर दिया था। चर्च की प्रकृति राजनीतिक हो चुकी थी। रोमन चर्च की अनेक कमियों के बावजूद लोग पोप को पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मानने लगे थे। इस प्रकार धर्म सत्ता या चर्च सत्ता राज सत्ता से ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली बन गई थी। नेक्स्ट है राजतंत्रों का विकास। इसमें बताया कि मध्य युग में राजतंत्रों का विकास हुआ, लेकिन इस युग में कोई बड़े साम्राज्य का निर्माण नहीं हो सका, किंतु यूरोप छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। भाषा तथा जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के सरदार या राजा यूरोप में नए राज्यों के निर्माण के लिए प्रयत्नशील हुए। इस प्रकार यूरोप में नव राजनीतिक चेतना के फलस्वरूप राजतंत्र फलने फूलने लगे थे। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स हम सामंतवादी व्यवस्था की। मध्य युग में सामंतवादी एवं केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने के बाद यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। जिस प्रकार प्राचीन यूरोप में नगर राज्यों की प्रधानता रही, उसी प्रकार मध्य युग में सामंतवादी व्यवस्था की प्रधानता स्थापित हो गई थी। बड़े राज्यों के अंत ने अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था। कृषक वर्ग ने अपनी सुरक्षा का दायित्व तथा जमीन का स्वामित्व बड़े बड़े सरदारों अथवा सामंतों को सौंप दिया। कृषक अपनी जमीन पर काम करते थे तथा उपज का जो निश्चित भाग होता था उसे लगान के रूप में सरदारों को दे देते थे। इस प्रकार यूरोप की इस सामंती व्यवस्था में राजा सर्वोच्च सामंत होता था।
और अधीन अन्य सामंत होते थे उसके अधीन में। इन सामंतों की अधीनता में काश्तकार होते थे। सामंत व्यवस्था में प्रशासन व्यवस्था विकेंद्रित केंद्रवाद पर आधारित थी। इस प्रकार मध्य युग ने राजनीतिक चिंतन की धारा में कोई मौलिक योगदान नहीं किया, इसलिए इसे अंधकार का युग कहा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।